हेलो स्टूडेंट्स, इन दिनों में हम क्वेश्चंस पेपर कर रहे हैं जो आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के लिए लिया है। वो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। इससे पहले हमारे 4 वीडियोस आ चुके हैं। हर वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन कवर किए हैं। 20 क्वेश्चंस आप आज अपन और कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं सर। सो क्वेश्चन नंबर 81 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन रिजल्ट्स इंक्रीज इन एसेट एज वेल एज इंक्रीज इन लायबिलिटी। मतलब ये जो ट्रांजैक्शन लिखे हैं इसमें से कौन सा ट्रांजैक्शन आपके असेट को भी बढ़ाएगा और लायबिलिटी को भी बढ़ाएगा। तो फर्स्ट है क्रेडिट परचेज ऑफ मशीन। तो अगर आप मशीन परचेज करोगे तो एक तरफ तो आपका असेट बढ़ेगा और अगर आप क्रेडिट परचेज करोगे तो एक तरफ आपका लायबिलिटी भी इंक्रीज होगा। तो वाकई में पहला अच्छा, कुछ लोग जल्दी करते हैं, इसी को आंसर कर देंगे, ऐसा मत कीजिए आप। अभी पहला ट्रांजैक्शन ये है, इसमें असेट प्लस होगा, लायबिलिटी प्लस होगा। अगर बोनस शेयर इशू करते हैं तो बोनस शेयर इशू करने से शेयर कैपिटल बढ़ता है और आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस कम होता है। तो शेयर कैपिटल इज एन आइटम ऑफ लायबिलिटी साइड, वो आपकी बढ़ जाएगी और रिजर्व एंड सरप्लस आपके कम हो जाएंगे। तो एक तरह से बैलेंस शीट के साइज पे कोई फर्क नहीं आएगा, लायबिलिटी साइड सेम रहेगा। अगर आप क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं, अगर आप क्रेडिटर को पेमेंट करोगे तो आपका कैश जाएगा तो आपका असेट एक तरफ माइनस होगा और पेमेंट करने की वजह से आपका लायबिलिटी भी माइनस होगा। और अगर आप गुडविल को राइट ऑफ करते हैं, गुडविल एक असेट होती है, उसे आप राइट ऑफ करेंगे तो एक तरफ से आपका असेट जाएगा और एक तरफ से आपका लायबिलिटी साइड से प्रॉफिट कम हो जाएगा। ओके, हमें एक ऐसा ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करना है जिससे असेट इंक्रीज होता है, साथ के साथ लायबिलिटी भी इंक्रीज होता है और ऐसा ट्रांजैक्शन फर्स्ट है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये 81st क्वेश्चन हमारा रहा। ओके, जैसे मैं हर बार डिस्क्लेमर देता हूँ, फिर बता दूँ, ये जब मैंने वीडियो शूट किए हैं उस समय आरपीएससी का ऑफिशियल आंसर की नहीं आया है और ये मैंने अपनी नॉलेज के बेस पे किया है। तो एक आध दो क्वेश्चंस में हो सकता है कि बाद में चेंजेस आएँ, बट फिर भी मोर और लेस आंसर यही रहने वाले हैं। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री फॉर सैलरी आउटस्टैंडिंग इज। वेल, अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग रह जाती है तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? फर्स्ट ऑप्शन है सैलरी टू कैश। नहीं, ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि सैलरी टू कैश तो तब होती है जब हम सैलरी पे कर देते हैं। सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग ये बिल्कुल सही आंसर है। इसमें सैलरी एक्सपेंस है, उसे डीआर किया गया है और आउटस्टैंडिंग सैलरी की लायबिलिटी को सीआर किया गया है। थर्ड है सैलरी आउटस्टैंडिंग टू कैश, ये भी गलत है, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी को पे करने की एंट्री है। और फोर्थ एंट्री जो है सैलरी आउटस्टैंडिंग टू सैलरी, ये रिवर्स एंट्री है। ये रिवर्स एंट्री नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डे होती है। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि सैलरी अगर आउटस्टैंडिंग रह जाएगी तो क्या एंट्री होगी? तो सैलरी अकाउंट डीआर टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, दिस इज एन एडजस्टमेंट एंट्री। ओके, तो चलिए सर अपन इसका आंसर देख लेते हैं। यस, यही आंसर है। अभी अपन और क्वेश्चन कर रहे हैं। वेल, अगला क्वेश्चन है, इन कैश बुक बैंक चार्जेस ऑफ 125 वाज नॉट रिकॉर्डेड, द करेक्ट कैश बुक एडजस्टमेंट इज। बात यह है कि बैंक ने चार्जेस काटे, तो आप जानते हैं जब बैंक चार्जेस काटेगा तो बैंक बैलेंस जाएगा नीचे, ठीक है। अगर मैं आपको इसकी एंट्री बताऊं तो जब चार्जेस कटेंगे तो आपका बैंक बैलेंस जाएगा नीचे और बैंक चार्जेस ये आएगा ऊपर, ठीक है। अब अपन इसके ऑप्शंस देखते हैं तो फिर इसको समझ पाए कि क्या चाहता है। इसने पूछा इट विल बी क्रेडिटेड इन कैश बुक, तो ये बात सही है क्योंकि एंट्री देखो बैंक चार्जेस टू बैंक। अब आप कहेंगे सर इसमें कैश तो है ही नहीं। नो, यू नो दैट कि कैश बुक के अंदर कैश कॉलम भी होता है और बैंक कॉलम भी होता है और हमारी एंट्री में बैंक कॉलम सीआर में जा रहा है, तो हमें सीआर साइड में जाना पड़ेगा और सीआर साइड में जाके बाय बैंक चार्जेस लिखना पड़ेगा। आई रिपीट, इस एंट्री में बैंक सीआर हो रहा है तो हमें कैश बुक के सीआर साइड में जाना पड़ेगा और बाय बैंक चार्जेस लिखना पड़ेगा। सेकंड है इट विल बी डेबिटेड इन कैश बुक। डेबिट साइड तो आपको आना ही नहीं चाहिए क्योंकि डेबिट में तो रिसीप्ट्स होते हैं। एक तरह से आपका पेमेंट हो रहा है, बैंक से चार्जेस कट रहे हैं यानी एक तरह से बैंक से पेमेंट हो रहा है, तो ये डेबिट साइड तो आएगा ही नहीं। नो एडजस्टमेंट नीडेड इन कैश बुक। देखो, अगर ये सिंपल कैश बुक होती तो मैं कहता कि हाँ ठीक बात है कि आपको कैश बुक में जाने की जरूरत नहीं है, बट इन्होंने नहीं बोला कि विच काइंड ऑफ कैश बुक, तो हम यही मानेंगे कि ये 2 कॉलम कैश बुक है या 3 कॉलम कैश बुक है और आपको इसको कैश बुक में लिखना ही पड़ेगा क्योंकि कैश बुक कैश ट्रांजैक्शन और बैंक ट्रांजैक्शन दोनों को कवर करती है। चार्जेस विल बी एडेड इन द कैश बुक बैलेंस, ये तो बिल्कुल ही गलत है कि चार्जेस को ऐड क्यों करना है। तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट,
कि इसे रोकड़ पुस्तक में, इसे कैश बुक में क्रेडिट किया जाएगा। ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग ट्रायल बैलेंस। तो स्टेटमेंट सुनते हैं, ट्रू फॉल्स सुनेंगे। फर्स्ट, इट इज अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। तो ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। अगर हमें सीक्वेंस याद हो तो हम जर्नल बनाते हैं, जर्नल के बाद लेजर बनाते हैं, लेजर में अकाउंट्स बनते हैं, ट्रायल बैलेंस उसके बाद बनता है, जो कि एक समरी स्टेटमेंट होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। फर्स्ट वन इज ट्रू। सेकंड है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लेजर आर शोन इन ट्रायल बैलेंस। ये भी सही बात है। हम क्या करते हैं, जो भी हमारे अकाउंट्स हैं उनका हम फाइनल बैलेंस निकालते हैं, जो भी बैलेंस आता है डीआर या सीआर, उसे ट्रायल बैलेंस की डीआर या सीआर में लिखते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट इज फाइनल अकाउंट्स ऑफ बिजनेस आर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। बिल्कुल, ट्रायल बैलेंस में सारे अकाउंट्स की समरी आ जाती है, उसकी मदद से अपन फाइनल अकाउंट यानी ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाते हैं। ये बात भी बिल्कुल ट्रू है। इट इज़ अ सिस्टम अडप्टेड टू जज द मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बैलेंस शीट। यहाँ पे जाके इसने पेश कर दिया। ये बात भी सच है कि ट्रायल बैलेंस मैथमेटिकल एक्यूरेसी को देखता है, लेकिन वो बैलेंस शीट की मैथमेटिकल एक्यूरेसी नहीं देखता, वो आपके लेजर की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को देखता है। अगर बाय द वे यहाँ लेजर वर्ड होता तो ये चौथा स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाता, बट अभी तो यहाँ पे लेजर नहीं लिखा हुआ है, तो ये चौथा स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। क्वेश्चन पूछने के दो तरीके होते हैं, या तो पूछ लेते हैं फॉल्स स्टेटमेंट क्या है, या नॉट ट्रू भी मतलब एक तरह से फॉल्स ही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। ट्रायल बैलेंस की फीचर्स आप देख के गए होंगे, देखेंगे आप। वेल 85th, इफ टोटल ऑफ बोथ साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट मैच्ड इट शोज फर्स्ट अ ट्रांजेक्शन इज एंटायरली ओमिटेड फ्रॉम रिकॉर्ड इन द ओरिजिनल बुक्स। तो एक एक शुरू से बात करते हैं। कहता है कि जो ट्रायल बैलेंस का टोटल है वो दोनों तरफ मैच नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये क्या बताता है? फर्स्ट, अ ट्रांजेक्शन इज एंटायरली ओमिटेड फ्रॉम रिकॉर्ड इन द ओरिजिनल बुक्स, कि एक ट्रांजेक्शन पूरी तरह से छूट गया है। आप जानते हैं जनरल और लेजर, ठीक है, जनरल और लेजर को हम बोलते हैं ओरिजिनल बुक्स। तो सोचिए, अगर अपन के पास मान लीजिए 50 ट्रांजेक्शन है और 50 में से अपन 49 ट्रांजेक्शन को लिख दें और एक ट्रांजेक्शन हमसे छूट जाए, अगर एक ट्रांजेक्शन हम कंप्लीटली भूल जाएं तो भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। यानी कंप्लीट ओमिशन के केस में आपका ट्रायल बैलेंस अग्री हो जाएगा। ये क्वेश्चन है जब ट्रायल बैलेंस अग्री नहीं है तो फर्स्ट कैन नॉट बी द रीजन। आराम से सेकंड सुनिएगा, देयर इज अ कंपनसेटिंग एरर। आप जानते हैं एरर्स के 4 टाइप होते हैं, उसमें एक होता है कॉम्पनसेटिंग एरर। उसमें एक गलती का जो इफेक्ट होता है वो दूसरी गलती से न्यूट्रल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक तरफ परचेज बुक का टोटल गलती से ज़्यादा लग गया, ऑन द अदर हैंड सेल बुक का टोटल ज़्यादा लग गया। तो परचेज बुक में जो आपने गलती करी, टोटल से जो मिस्टेक हुई, वो टोटल कॉम्पनसेट हो गई सेल बुक के टोटल से। तो इस केस में भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। एंड हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें ट्रायल बैलेंस मैच नहीं है, तो दिस अगेन कैन नॉट बी द रीजन। होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। सेकंड कैन नॉट बी द रीजन। थर्ड वन, अ ट्रांजैक्शन इज पोस्टेड ऑन द करेक्ट साइड बट इन द रॉन्ग अकाउंट। एक ट्रांजैक्शन को हमने सही साइड पे लिखा है लेकिन अकाउंट गलत है। फॉर एग्जांपल, हमें मशीन को डीआर करना था पर हमने जल्दी जल्दी में वेजेस को डीआर कर दिया। हमें मशीन को डीआर करना था पर हमने वेजेस को डीआर कर दिया। अकाउंट गलत है पर साइड सही है। ऐसा होने पे भी आपका ट्रायल बैलेंस अग्री हो जाएगा। और ये क्वेश्चन है ट्रायल बैलेंस अग्री ना होने का, तो अगेन थर्ड कैन नॉट बी द रीजन। फोर्थ है, अ ट्रांजैक्शन इज रॉन्ग पोस्टेड इन द लेजर फ्रॉम सब्सिडरी बुक्स। फाइनल वैसे यही बचता है, यही इसका आंसर है। सपोज कीजिए सब्सिडरी बुक में आपकी बुक है परचेज बुक, और परचेज बुक में आपने गुड्स खरीदा था अशोक से, और गुड्स खरीदा था 10,000 का। तो आपने उसे परचेज बुक में तो बिल्कुल सही लिख दिया, लेकिन जब आप अशोक के अकाउंट में लिखने लगे तो हो सकता है आपने 1,000 लिख दिया, या आपको अशोक को क्रेडिट करना था पर आपने गलती से उसे डीआर कर दिया। तो सब्सिडरी बुक से लेजर में जाते समय, सब्सिडरी बुक से अगर लेजर में जाते हुए गलती अगर होती है तो वो आपके ट्रायल बैलेंस को डिस्टर्ब करेगी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऑल्दो 11th लेवल का है बट अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की नॉलेज वो चेक कर रहा है। और
पहले जो 3 रीज़न है उसमें भी हमसे मिस्टेक हुई हैं, एरर्स हुए हैं, पर उसमें आपका ट्रायल बैलेंस मैच रहेगा, टैली रहेगा, गड़बड़ नहीं होगा। फोर्थ वाले रीज़न में आपका ट्रायल बैलेंस मिसमैच हो जाएगा, यही पूछा गया था, तो फोर्थ इसका आंसर रहेगा। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुडविल ऑफ अ फर्म ऑफ ए एंड बी इज वैल्यूड एट 12,000, इट इज अपीयरिंग इन द बुक्स एट 7,500, सी इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर, व्हाट अमाउंट ही इज सपोज टू ब्रिंग फॉर गुडविल। अच्छा क्वेश्चन है। एक फर्म है जिसमें ए और बी ऑलरेडी हैं और उनकी बुक्स में यानी उनकी बैलेंस शीट में गुडविल दिखाई देती है। ओके, तो यहाँ से अपन बात शुरू करते हैं कि इनकी जो बैलेंस शीट है उसका जो असेट साइड है उसमें गुडविल दिखाई दे रहा है। इसे हम कहेंगे ओल्ड गुडविल। ओल्ड गुडविल ऑल्सो अपीयरिंग ऑन द असेट साइड। अब क्या होता है, जब नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो इसको तो पहले राइट ऑफ करेंगे, इसे तो राइट ऑफ किया जाएगा और नई वैल्यूएशन होगी और उस प्रोपोर्शन में उसे लाना पड़ेगा। तो न्यू गुडविल वैल्यूड एट 12,000, तो मैं ये कहूँगा कि सी को 12,000 में से 1/6 शेयर के तौर पे उसे 2,000 रुपये लाना होगा। बाकी बच्चा कंफ्यूज अगर तैयार नहीं करके गया है तो वो शायद सोचेगा कि ओल्ड गुडविल 7.5 का है, न्यू गुडविल 12 का है, तो जो डिफरेंस है वो लाएगा। ऐसा नहीं होता। ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करते हैं और न्यू गुडविल के हिसाब से और अपने शेयर के हिसाब से नया पार्टनर पैसे लाता है और फिर वो उनके अकाउंट में जाते हैं जो सेक्रीफाइस करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सी रहेगा। ठीक है सर, इन क्वेश्चनों का मकसद यही है, जैसे कुछ लोग आंसर मिलाने के लिए देख रहे हैं, बट अधिकतर लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कि कॉलेज लेक्चरर में किस तरह के क्वेश्चन आए, तो आपको एक आइडिया मिले। और मैं मानता हूँ मेन मकसद यही होता है कि अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो वेरी गुड, नहीं आता है तो आपको अपने वीक एरिया के बारे में पता लगेगा कि जिस एरिया पे आपको थोड़ा काम करना है, जिस एरिया पे आपको थोड़ी मेहनत करनी है। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट ट्रीटमेंट मेड ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जब किसी का रिटायरमेंट होता है तो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का क्या होता है। तो मान लीजिए, पहले स्टोरी समझ लीजिए कि एक फर्म है, उस फर्म में ए, बी और सी हैं, उनकी बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट में इस तरफ आपका जो लायबिलिटी साइड होता है उस तरफ P&L पड़ा है 1 लाख रुपए। तो अब आप इस 1 लाख का क्या करोगे। मान लो जब सी का रिटायरमेंट हो रहा है तो आप इस 1 लाख का क्या करेंगे, तो मैं कहूँगा इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा सब में, ए बी सी सब में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, हमेशा याद रखिए, ओल्ड बैलेंस शीट ओल्ड मैटर ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। यस, आई रिपीट, ओल्ड बैलेंस शीट ओल्ड मैटर ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो अब इसने कहा फर्स्ट ये क्रेडिट होगा सारे पार्टनर्स में इन ओल्ड रेशियो, बिल्कुल सही है। सेकंड कह रहा है डेबिट होगा, तो डेबिट क्यों होगा, प्रॉफिट डेबिट क्यों होगा। और क्रेडिट से थर्ड ऑप्शन कह रहा है क्रेडिट होगा रिमेनिंग पार्टनर्स के अकाउंट में, क्यों, ये प्रॉफिट तो जब क्रिएट हुए तब सी भी तो मौजूद था, तो सी को भी डेफिनेट हिस्सा मिलेगा, तो थर्ड भी गलत है और फोर्थ वाला तो बिल्कुल ही गलत है। तो आप पढ़ लेना चारों ऑप्शन। फर्स्ट बिल्कुल ठीक है कि ये प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स जितने भी ओल्ड हैं, ए बी सी यानी ऑल पार्टनर्स कह लीजिए, ऑल पार्टनर्स के ओल्ड अकाउंट में जाएगा। वेल, अगला क्वेश्चन कहता है ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर क्लोज थ्रू। क्वेश्चन आराम से सुनिए, डिसॉल्यूशन का क्वेश्चन है। आप ये जानते हैं कि जब फर्म का डिसॉल्यूशन होता है तो उस समय असेट और लायबिलिटीज़ हम ट्रांसफ़र कर देते हैं आराम से। जब फर्म का डिसॉल्यूशन होता है तो जो भी असेट होते हैं और जितने भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ होते हैं उन सबको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं रियलाइजेशन में। लेकिन ये पूछ रहा है कैपिटल का आप क्या करेंगे, तो कैपिटल अकाउंट का हम पेमेंट कर देते हैं, उनको हम लास्ट में पार्टनर्स कैपिटल टू कैश या बैंक करके उनका पेमेंट करते हैं। तो उनका ट्रांसफ़र कहाँ होता है, एक तरह से बैंक अकाउंट में। ठीक है, इसमें कैपिटल अकाउंट ऑप्शन नहीं है और वैसे भी इसमें पूछा है कि पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज कैसे करोगे, तो एंड में ना तो हम बैलेंस शीट ही निकालते हैं एंड में, बल्कि हम उनका पेमेंट कर देते हैं। एक होता है पार्टनरशिप का स्टार्टिंग जहां बेसिक पार्टनरशिप स्टार्ट होती है, और एक होता है डिसॉल्यूशन जहां उनकी कैपिटल रिटर्न कर दी जाती है और कैपिटल रिटर्न करके उनका हिसाब कर दिया जाता है। चलिए, तो इसका आंसर आपका बैंक अकाउंट रहने वाला है।
अगले क्वेश्चन में लिखा है दिस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये बिल ऑफ एक्सचेंज की विशेषता नहीं है। इट मस्ट बी इन राइटिंग। यस, बिल ऑफ एक्सचेंज को राइटिंग में होना चाहिए। इट मस्ट बी डेटेड, उस पर डेट लगी हुई होनी चाहिए। इट इज़ एन ऑर्डर टू पे। यस, इसमें हम किसी पार्टी को ऑर्डर देते हैं। जिसने हमसे माल खरीदा है या जिसने हमसे पैसा लिया है, हम उसे ऑर्डर करते हैं कि आपको पे करना पड़ेगा, और वो उस बात को मंजूर करता है, एक्सेप्ट करता है। इट इज़ अ प्रॉमिस टू पे, नहीं, ये नहीं है, ये वाला फीचर नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज के ये तीनों फीचर हैं, और ये जो लास्ट वाला फीचर है ये है प्रॉमिसरी नोट का फीचर। प्रॉमिसरी नोट में एक पार्टी प्रॉमिस करती है कि मैं आपको पैसा दे दूंगी, लेकिन ये क्वेश्चन बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में है। पूरा टॉपिक है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रॉमिसरी नोट हो सकता है, और या फिर ये एक चेक हो सकता है। हर किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अपने अपने फीचर होते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज में हम जो कमज़ोर पार्टी है, सेकंड पार्टी है, उसको पेमेंट का ऑर्डर करते हैं जिसे वो एक्सेप्ट करता है जनरली, और प्रॉमिसरी नोट में पेमेंट का प्रॉमिस होता है। तो इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में फोर्थ इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। P and Q are partners in a firm. State which claim is or are valid if the partnership agreement silent in the following matter. तो आसान क्वेश्चन है। पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइलेंट है, इनके बीच में कोई पार्टनरशिप डीड राइटिंग में नहीं है। अब ए पॉइंट में क्या लिखा है? P is an active partner, he wants a salary. अब P कहता है कि चूंकि मैं एक्टिव पार्टनर हूं, बाकी सब लोग स्लिपिंग हैं, तो मुझे 10,000 रुपये मिलना चाहिए, तो नहीं मिलेगा। ये माना कि आप एक एक्टिव पार्टनर हो, ये माना कि आपको आपकी मेहनत का बदले में मिलना चाहिए था, लेकिन अगर ऐसा था तो आपको ये बात पार्टनरशिप डीड में लिखवानी चाहिए थी। ए का ये कहना या पी का ये कहना नहीं चलेगा। क्यू हैड एडवांस्ड अ लोन टू द फर्म, ही क्लेम्स इंटरेस्ट 10% नहीं मिलेगा। क्यू ने कहा कि भाई मैंने उधार दिया है तो मुझे 10% तो मिलना ही चाहिए, नहीं, 6% से ज़्यादा आपने जो मांगा है वो नहीं मिलेगा। अगर 10% चाहिए था तो आपको पहले पार्टनरशिप डीड में लिखवाना चाहिए था। पी हैज़ contributed 20,000 and Q 50,000 as capital. P wants equal share in profits. बिल्कुल, इनकी कैपिटल अलग अलग है पर P बराबर हिस्सा चाहता है, ये कहना जस्टिफाइड है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल होती है। तो ये जो थर्ड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट में जो क्लेम हुआ है वो एक वाजिब है, तो इसका आंसर होगा ओनली सी। ओनली सी मतलब ओनली थर्ड स्टेटमेंट और थर्ड क्लेम इज वैलिड, जस्टिफाइड। बाकी वाले जो दोनों हैं उनको खारिज कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग प्राइस लेवल चेंजेस अकाउंटिंग इज टू मैच द फाइनेंशियल रिपोर्ट टू द करंट प्राइस लेवल, इन्फ्लेट द वैल्यू बेस्ड ऑन द प्री डिटरमाइंड फैक्टर प्राइस, प्रोवाइड अ फेवरेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवीलिंग अ बेटर प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन, ऑल ऑफ द अबव। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मेरे लिए टफ क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि ये जो आपने शुरू किया है प्राइस लेवल चेंजेस अकाउंटिंग, हमें को पता है कि रुपए की परचेजिंग पावर डिप्लीट होती जाती है। अपन इंडिया में है तो रुपए की परचेजिंग पावर, तो करेंसी की परचेजिंग पावर डिप्लीट होती है, ये सब जानते हैं। जो चीज़ आज जितने की है बाद में उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये कहा गया कि नहीं, हमें ना जो प्राइजेस चल रहे हैं या प्राइस लेवल चेंजेस हो रहे हैं उसका ध्यान रखना चाहिए। इन अदर वर्ड्स जो इन्फ्लेशन है, हमें उस इन्फ्लेशन फैक्टर को ध्यान रखना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मेरे ख्याल से इसका मेन ऑब्जेक्टिव थर्ड है कि आपकी जो प्रॉफिट्स हैं और आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बेटर समझ में आए, ठीक है। इसीलिए प्राइस लेवल चेंजेस अकाउंटिंग को देखे जाने की ज़रूरत है। अब इसमें फर्स्ट ये पॉइंट लिखा है कि हम फाइनेंशियल रिपोर्ट को करंट प्राइस लेवल से मिलाना चाहते हैं, तो सुनने में तो ये भी सही है, और ये भी सही है कि हम इसमें जो वैल्यूज़ हमें दिखाई देती हैं उसे हम प्री डिटरमिन तरीके से इन्फ्लेट कर देते हैं। लेकिन ये जो ए और बी पॉइंट है, मेरे हिसाब से ये मेथडोलॉजी है कि प्राइस लेवल चेंजेस चलो आप करोगे कैसे, तो या तो हम किसी फैक्टर का इस्तेमाल कर लेंगे या किसी सूचकांक इंडेक्स नंबर का प्रयोग कर लेंगे या इन्फ्लेशन रेट का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है।
तो मेरे ख्याल से फर्स्ट और सेकंड जो है वो उस चीज़ को करने की मेथडोलॉजी है। इसमें पूछा यह था कि आप ये कर क्यों रहे हो, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर थर्ड होगा कि इससे आपको एक बेटर रिपोर्ट पता लगे, आपके प्रॉफिट्स रियल में कितने हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट कितने हैं, होल्डिंग प्रॉफिट कितने हैं, करंट प्राइस लेवल क्या है वगैरह, वो आपको पता लगे। ऑल्दो मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, वीडियो के शुरू में भी मैंने कहा कि ये वीडियो मैं जब बना रहा हूँ तब आंसर की ऑफिशियल नहीं आई है, हो सकता है बाद में इसमें चेंज आ जाए। तो मैं अगर चेंज आ गया तो नीचे एक पट्टी डाल दूंगा, तो अगर जगह आपको लेबल नीचे नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है आप पहले ओरिजिनल बनाया हुआ वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो चलिए, मेरे हिसाब से इसका आंसर थर्ड होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओनरशिप ऑफ द गुड्स अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम इज ट्रांसफर्ड एट द टाइम। तो आप ये जानते हैं कि जब हम किसी चीज़ को उधार परचेज करते हैं तो दो सिस्टम होते हैं, एक हायर परचेज सिस्टम होता है, किराया क्रय पद्धति हायर परचेज सिस्टम होता है। उसमें तो ऐसा होता है कि जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट देते हो, लास्ट इंस्टॉलमेंट तक दे देते हो तो आप उस चीज़ के ओनर बन जाते हो, ओनरशिप आपको तब मिलती है। लेकिन जो इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम है उसमें जैसे ही आप चीज़ खरीदते हो आपको उसकी ओनरशिप मिल जाती है। तो जब आप मान लीजिए कोई EMI सिस्टम आजकल तो खूब चलता है, आप एक AC खरीद के ले आए और 3,000 रुपया उसका पर मंथ का इंस्टॉलमेंट है। अगर वो इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे है तो अग्रीमेंट होते ही उसकी ओनरशिप हमारी हो जाएगी। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम होता है उसमें ओनरशिप कब ट्रांसफ़र होती है, उसमें ट्रांसफ़र होती है एट द टाइम ऑफ अग्रीमेंट। इधर आपका अग्रीमेंट हुआ, उधर रिस्क एंड ओनरशिप आपकी हो जाती है। तो इसका आंसर 4 रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 93rd, इन प्लेस piecemeal distribution of cash during the dissolution of a partnership firm, the balance sheet shows capital account of Mr. X 2,000, capital account of Mr. Y 3,000, creditor 5,000, Mr. X loan 5,000. If the available cash balance is 8,000, who should be paid? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, RPS ने क्वेश्चन तो बहुत अच्छे बनाए पेपर सेटर ने। जैसे देखिए, पहले तो आप समझिए piecemeal distribution होता क्या है। उसमें आपको पैसा धीरे धीरे मिलता है और प्रैक्टिकल लाइफ में यही होता है कि हमें असेट्स को सेल करने से सारा पैसा एक साथ नहीं मिलता, थोड़ा थोड़ा मिलता है और थोड़ा थोड़ा ही हम डिस्ट्रीब्यूट करते जाते हैं, ग्रेजुअली हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अब बात ऑब्वियसली बात आ जाती है कि जब पैसा मिलेगा तो आप किसको दोगे। तो ये भी जवाब आसान है कि भाई पहले आउटसाइडर को दोगे, पहले आप घर के लोगों को, ओनर्स को कैसे दे सकते हो, पहले तो आप बाहर के लोगों को दोगे। तो अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास 8,000 आया और ये पोजीशन है, 8,000 में से आप किसको दोगे। तो सबसे पहले मैं क्रेडिटर्स को पैसे दूंगा, उसके 5,000 रुपये, और फिर एक्स ने जो लोन प्रोवाइड कराया है वो हम देंगे, ठीक है। और फिर अगले लॉट में बचा हुआ लोन वगैरह पे होगा, वो एक आगे की बात है। अभी के लिए समाचार ये है कि ये जो आपके पास 8,000 रुपये आया है, फर्स्ट आप उसमें से क्रेडिटर के पैसे दे दो 5, और फिर एक्स के तो आप 3 दे पाओगे, 3 दे देना। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं, पहला ऑप्शन ही यही लिखा हुआ है कि हम क्रेडिटर को 5,000 देंगे, दूसरे ऑप्शन में 4,000 देने की बात है, तीसरा ऑप्शन में इन्होंने लोन को प्रायोरिटी दिया है। ऐसा नहीं हो सकता, आपको पहले देखो बाहर के लोगों को देना पड़ेगा। तो ए विल बी द आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी ए आंसर के साथ मजेदार चीज़ है कि ए आंसर आते डर लगता है, नहीं पहला कैसे सही हो सकता है, कुछ भी सही हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। तो डेप्रिसिएशन इज एन अमोर्टाइज्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है, सही बात है। और बात करते हैं इस पे, डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ लॉस इन अ फाइनेंशियल ईयर, ये गलत लिखा हुआ है। पहला स्टेटमेंट इन्होंने सही दिया है, दूसरा इन्होंने गलत दिया है। डेप्रिसिएशन इज, ये 1/8 प्रिंट हो गया, ये इज है। डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ अलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द एसेट्स, ये भी बिल्कुल सही लिखा है। reducing balance method of depreciation is followed to have a uniform charge for depreciation and repair and maintenance charges, ये भी सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपने डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग को पढ़ा है तो आपको ये आराम से क्वेश्चन आ जाएगा। और देखिए, अब मैं एक एक बात करता हूँ। पहली बात तो ये समझिए कि अगर आपको प्रॉफिट है, अगर आप प्रॉफिट में हो तो भी आप डेप्रिसिएशन लगाओगे, और अगर आप लॉस में चल रहे हो तो भी डेप्रिसिएशन आपको लगाना पड़ेगा। तो इनका ये कहना कि लॉस होगा तब हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर अभी सेकंड आने वाला है, ठीक है। अच्छा, आपने सपोज करो 50,000 का फर्नीचर खरीदा
और मान लीजिए कि 10 साल उसकी लाइफ है, तो आप क्या करोगे, हर साल 5,000 डेप्रिसिएशन लगाओगे। तो आपने अल्टीमेटली एक तरह से किया क्या, आपने जो फर्नीचर की कॉस्ट है उसे डिफरेंट ईयर्स में अलोकेट कर दिया, उससे आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि डेप्रिसिएशन जो है वो कॉस्ट को अलोकेट करने का तरीका है, न कि प्रॉपर्टी को वैल्यू करने का तरीका है। तो डेप्रिसिएशन बेसिकली कॉस्ट अलोकेशन होता है और ड्यू टू मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है। आगे बात करते हैं। अगर आप ध्यान दो कि जो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है उसमें डेप्रिसिएशन तो रहता है इक्वल और रिपेयर का कॉस्ट लगातार बढ़ता जाएगा। अब डब्ल्यूडीवी मेथड में क्या होता है, डब्ल्यूडीवी मेथड में शुरू में डेप्रिसिएशन लगता है ज़्यादा, से मान लीजिए 5,000, फिर डेप्रिसिएशन लगेगा 4,500, फिर 4,000, फिर 3,000, ऐसा। तो डेप्रिसिएशन होता जाएगा कम और रिपेयर का कॉस्ट बढ़ता जाएगा। तो आपका जो ओवरऑल कॉस्ट आएगा ना वो ओवरऑल कॉस्ट इक्वल आएगा। ये डब्ल्यूडीवी मेथड का बहुत ही सुपर फीचर है कि इसमें क्या होता है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता जाता है ग्रेजुअली कम और रिपेयर का अमाउंट बढ़ता जाता है। तो पी&एल पे जो बर्डन या लोड आता है वो बराबर आता है। तो ये सही लिखा हुआ है इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में, इसका आंसर सेकंड है। और डेप्रिसिएशन में हम चीज़ को क्या करते हैं, अमोटाइज करते हैं उसकी। अमोटाइज मतलब क्या है, कोई मूर्त होती है, कोई स्टैचू होता है, उसको धीरे 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 खत्म करते हैं। तो हम उसे धीरे 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 ग्रेजुअली खत्म करते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, प्रॉफिट और लॉस ऑन वोएज अकाउंट इज ट्रांसफर टू। तो वोएज अकाउंट क्या होता है कि आपका जो शिप होता है जब वो किसी जहाजी यात्रा पे जाता है तो आप जानना चाहते हो कि उस ट्रिप पे, उस यात्रा पे आपका प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ। तो एंड ऑफ द डे जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो मतलब उस वॉयज अकाउंट का जो भी रिजल्ट रहेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाएगा। तो बैलेंस शीट में जाएगा, सेकंड ऑप्शन ट्रायल बैलेंस में जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, नहीं प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा ना। आप वॉयज अकाउंट बनाइए, उसमें एक तरफ आप एक्सपेंस लिखिए दूसरी तरफ इनकम लिखिए, फ्रेड प्राइमेज वगैरह जो भी इनकम है वो सब लिखिए, एंड का जो रिजल्ट है वो पी&एल अकाउंट में जाएगा। तो आसान क्वेश्चन था, ए इसका आंसर हो जाएगा। 96 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी और कंपनीज आर रजिस्टर्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। वेल, कौन सी कंपनियां हैं जो 2013 में अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगी, तो सबको कराना पड़ेगा कि बैंकिंग कंपनीज को भी, बिल्कुल हाँ, गवर्नमेंट कंपनीज को जी हाँ, प्राइवेट कंपनीज को हाँ, ओपीसी 1% कंपनी हाँ। इसका आंसर होगा सर ऑल ऑफ द अबव। देखिए आप ये समझिए कि जितने भी तरह की कंपनीज हैं उन सब पर कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा इस एक्ट से पहले जैसे कंपनीज एक्ट 1956 था या उससे पहले कंपनीज एक्ट 1913 था, उसमें भी जो कंपनी रजिस्टर्ड थी उन सब के ऊपर ये कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होगा। अब 3 कंपनियां होती हैं, एक होते हैं बैंक, एक होते हैं बीमा और एक होता है बिजली। आप इनको बी याद कर लीजिए। देखिए बैंकिंग कंपनीज के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 होता है। तो वैसे बैंकों पे भी सारे प्रोविज़न कंपनीज एक्ट के लगेंगे, लेकिन अगर कुछ प्रोविज़न ऐसे हैं जिसमें कंपनीज एक्ट कुछ और कहता है और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कुछ और कहता है, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट प्रिवेल करेगा, अदरवाइज कंपनीज एक्ट उनके ऊपर भी अप्लाई होगा। इसी तरह जो इंश्योरेंस कंपनी है उनके लिए इंश्योरेंस एक्ट है एंड इंश्योरेंस रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी वाला एक्ट भी है। तो एक बार के लिए वही बात है, सारे प्रोविज़न इंश्योरेंस कंपनी में भी अप्लाई होंगे। अगर कुछ इनकंसिस्टेंट प्रोविज़न हैं, कुछ प्रोविज़न ऐसे हैं जहां पे विसंगति है, तो फिर इंश्योरेंस एक्ट वाले पर्टिकुलर उनके ऊपर लागू होंगे। इसी तरह से जो बिजली कंपनीज हैं इनके लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 है। वापस वही बात है कि कंपनीज एक्ट के प्रोविज़न इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज पे भी एप्लीकेबल होंगे, और अगर प्रोविज़न में कोई इनकंसिस्टेंसी है तो फिर इनका जो खुद का स्पेशल एक्ट है वो अप्लाई होगा। इन जनरल बात यह है कि कंपनीज एक्ट 2013 सभी तरह की कंपनीज पे एप्लीकेबल है, सबको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आई थिंक इट शुड आंसर विल बी डी। व्हाट इज द 97 व्हाट इज द लिमिट टू द नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी में जो नंबर्स हैं वो 200 तक हो सकते हैं, है ना। प्राइवेट कंपनी को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए 2 लोग चाहिए और प्राइवेट कंपनीज में मैक्सिमम 200 लोग हो सकते हैं। जो प्रेजेंट एम्प्लॉई हैं और शेयर होल्डर भी हैं और जो पास्ट एम्प्लॉई हैं और शेयर होल्डर हैं, उन सबको मिलाते हुए आपके 200 से ज़्यादा संख्या नहीं हो सकती। पब्लिक कंपनी में ये 7 और इनफाइनाइट है,
पब्लिक कंपनी को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए 7 लोग चाहिए और इसमें मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है। लेकिन प्राइवेट कंपनीज में वैसे भी आप पब्लिक को इनवाइट तो करते नहीं हो, आपको पैसे चाहिए तो आप रिलेटिव फ्रेंड्स या अपने नोन वंस से अरेंज करते हो, तो फिर 200 से ज़्यादा संख्या नहीं होती, 200 मैक्सिमम कैप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट अंडर द इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो हम जानते हैं एक सिंगल एंट्री सिस्टम होता है जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड अकाउंटिंग होती है, उसमें हम प्रॉफिट्स कैसे निकालते हैं, तो जस्ट हम अपनी कैपिटल को कंपेयर करते हैं। एक मोटा तरीका तो ये होता है, इसका जो बेस होता है कॉन्सेप्ट का ये है कि हम क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल को हटा देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। अगर 2 ही चीज़ें हैं, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल, तो उसका जो गैप होगा वो प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर और भी चीज़ें हैं, मान लीजिए एडिशनल कैपिटल है, तो आपको वो भी माइनस करनी पड़ेगी। तो मैंने अभी क्या किया, फॉर्मूले में चेंज कर दिया कि क्लोजिंग कैपिटल में से आपको ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल माइनस करनी पड़ेगी। और अगर आपने ड्राइंग किया है तो आपको ड्राइंग को इस तरफ लिखना पड़ेगा। तो कुल मिला के आप इन फॉर्मूलों को देखेंगे, चारों ऑप्शंस आप देखेंगे, तो आप अपना चौथा फॉर्मूला देखिए। चौथा फॉर्मूला इंग्लिश में ढंग से नहीं लिखा हुआ है, हिंदी में सही लिखा हुआ है। क्लोजिंग कैपिटल और ड्राइंग को जोड़िए और उसमें से एडिशनल कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर दीजिए, आपका प्रॉफिट ऑफ द ईयर आ जाएगा कि इस साल आपने कितना पैसा कमाया है। वेल, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट शोन इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कौन से आइटम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं जाएगी? तो पेमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग सैलरी, अगर आप पिछले साल की सैलरी जो बाकी थी उसका पेमेंट करेंगे तो ये बात पेमेंट साइड में जाएगी। करंट ईयर की सैलरी जो आउटस्टैंडिंग है, तो मतलब वो बाकी रह गई, मतलब वो हमने पे नहीं की, तो ये बात रिसिप्ट पेमेंट में नहीं जाएगी। रिसिप्ट ऑफ एडवांस सब्सक्रिप्शन, इसमें रिसिप्ट वर्ड आ ही गया है कि हमें अगले साल के लिए एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिला, ये बात रिसिप्ट साइड में आएगी। प्रीपेड रेंट फॉर द नेक्स्ट ईयर, इसमें हमने रेंट अगले साल का पे कर दिया, ये बात भी पेमेंट साइड में आएगी। तो सेकेंड आइटम जो है, क्वेश्चन में यही था कि इनमें से कौन सी आइटम रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं जाएगी, तो जो सैलरी आउटस्टैंडिंग रह गई वो रिसिप्ट पेमेंट में नहीं जाएगी। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था एनपीओ चैप्टर से। और अब एक लास्ट क्वेश्चन आने लग रहा है, जस्ट अ मिनट। यस, मैच द फॉलोइंग, आप इनको मैच कीजिए। अथोराइज कैपिटल, अथोराइज कैपिटल के लिए 4 ऑप्शंस है, रिजर्व, कॉल्ड अप, ओनली, यूनिट ऑफ अ मैक्सिमम अमाउंट। ठीक है, मिल गया है। अथोराइज कैपिटल होती है कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल, इससे ज़्यादा कंपनी पैसा रेज नहीं कर सकती, ये पैसा ये कंपनी की एमओए में लिखा हुआ होता है। प्रेफरेंशियल कैपिटल रिजर्व्स देयर प्रेफरेंस डिविडेंड, मतलब जब भी कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा, ये राइट उनको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की वजह से मिलता है। और कंपनी का जब डिसोल्यूशन होता है तो पहले उनकी कैपिटल रिटर्न होती है, यानी हर मामले में जीते जी और मरते समय उनकी प्रेफरेंस होती है, प्रायोरिटी होती है, इसीलिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहते हैं। रिजर्व कैपिटल आप जानते हो वो कैपिटल होती है जो कंपनी लिक्विडेशन के समय मांगेगी। कंपनी जब चल रही है तो ये पैसा कॉल नहीं किया जाएगा, कंपनी को लिक्विडेशन के समय अगर ज़रूरत हुई तो रिजर्व कैपिटल कॉल किया जाता है। तो सी के साथ आपका सेकंड मैच हो जाएगा। और शेयर क्या है? शेयर कैपिटल का स्मॉल पार्ट होता है जिसका एक डिनोमिनेशन होता है, वो 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया कुछ भी हो सकता है। तो शेयर कैपिटल का एक पार्ट या स्मॉल यूनिट होता है। अगर अपन मिलाने चलें तो अभी आप देखिए आपने क्या मिलाया है, ए को आपने मिलाया है 4 के साथ, बी को आपने मिलाया है फर्स्ट के साथ, सी को आपने मिलाया है सेकेंड पॉइंट के साथ। अगर इन सबको देखें तो चौथा अपने आप मिल जाएगा। ए 4 होना चाहिए, बी 1 होना चाहिए, सी के साथ सेकंड होना चाहिए। ये आपको सारी खासियतें सेकंड ऑप्शन में मिल जाएगी। सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होगा। होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर सकते हैं, यूज़फुल लगे तो किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मैं आगे भी कॉलेज लेक्चरर के लिए और स्कूल लेक्चरर के लिए पेपर्स लगाता रहूँगा, बनाता रहूँगा। तो आप चाहें तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।